यस, थैंक यू वसुधा जी, पर्वत जी, पूनम जी, भूमिका, अविनाश, रुषि एंड युद्धवीर जी। आपका बहुत स्वागत है हमारे इस थैंक यू। सीरीज में। और सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि ये जो हम सेशन कर रहे हैं, ये न्यूट्रिशन वीक के बाद हमारा पहला सेशन है। पिछले महीने हमने अपने यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया था, जिसमें न्यूट्रिशन वीक के साथ हमने 7 अलग अलग बहुत ही सुंदर टॉपिक्स पे चर्चा की थी। और इसके बाद इस महीने हम युद्धवीर जी के साथ इस सेशन को लेके आए हैं। और बताना चाहेंगे कि बहुत सारे फार्मर्स जो अक्सर ये सोचते हैं कि हम कैसे गवर्नमेंट स्कीम्स को अवेल करें, ग्राउंड पे रह के कई बार उनको पता नहीं चलता, कई बार बहुत लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, फिर भी उनको वो उपलब्धियां नहीं वो ले पाते हैं जो कि गवर्नमेंट में बहुत इजीली एक्सेसिबल है ना। तो उसके बारे में आज हम युद्धवीर जी से बातचीत करेंगे। खाना हेल्दी नेचुरली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मोटो ही ये है कि नेचुरल फार्मिंग को दोबारा से रिवाइव किया जाए, ऋषि कृषि परंपरा को हम दोबारा से रिवाइव करें। और इसको रिवाइव करते वक्त वो सब चीजें हम कर पाए जिससे कि एक फार्मर इनेबल हो जाए और एक कंज्यूमर जो है वो अपनी लाइफस्टाइल के लिए हेल्दी चॉइसेस ले, ताकि वो फार्मर को भी सपोर्ट करे, है ना। तो इसी मोटो के साथ आज का जो सेशन है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में युद्धवीर जी हैं। और युद्धवीर जी के बारे में मैं बताना चाहूंगी। मैं अपनी स्क्रीन भी साथ में शेयर कर रही हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है सिक्योरिंग गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और युद्धवीर जी ओवरऑल 38 इयर्स का उनका एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है और बहुत से फील्ड्स में इन्होंने काम किया है और बहुत ही अकम्पलिश्ड और रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल हैं ये। आजकल जो ये कंसल्टेंट है पॉलिटिकल अफेयर्स में, रेगुलेटरी अफेयर्स में और कॉर्पोरेट रिलेशंस के अंदर। ये जनरल सेक्रेटरी भी है फेडरेशन ऑफ नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के, और फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी रहे हैं एनटीपीसी के ईयूडी दिल्ली के साथ में। तो थैंक यू युद्धवीर जी, आप यहाँ पे आए। और हम पिछले आई थिंक 2 हफ्ते पहले हम मिले भी थे और बहुत सी बातों के बारे में हमने चर्चा की और आपसे ये समझा कि कुछ ग्राउंड पे ऐसी चीजें हैं जो आप कर रहे हैं और जिसका हमारे फार्मर्स कम्युनिटी जो है वो बहुत बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अब आपको हम इनवाइट करेंगे कि आज इसको सरलता पूर्वक आप हमारे फार्मर्स की जो कम्युनिटी है और जो नेचुरल फार्मिंग के इंथुजियास्ट्स हैं, उनको आप इसके बारे में जरूर बताएं। थैंक यू अरुणिमा जी। थैंक आप यू। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने इस सेशन में फार्मर्स के लिए कुछ ऐसी स्कीम्स पर प्रोग्राम रखा है जिनसे अक्सर फार्मर्स उसका फायदा या लाभ नहीं उठा पाते हैं। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, बिल्कुल। जी। तो आज हम उस पर कुछ ऐसी बातें करेंगे जिसमें कि जो फार्मर्स हैं वो इन स्कीम्स का किस तरीके से सुगमता से फायदा ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट ने स्कीम्स तो दे दी है, लेकिन उनको एक्सटेंसिवली फार्मर के बीच नहीं जाता है। उसमें प्रॉब्लम्स क्या होती है, आप किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको अगर हिंदी भी होगी तो वो समझ नहीं आएगी। ऐसा वर्ड्स लिखते हैं जिसका कुछ पता ही नहीं लगता, और इंग्लिश भी लिखेंगे तो भी फार्मर उसमें इतना परफेक्ट नहीं होता। मतलब ऐसे बहुत सारे फार्मर्स हैं जो छोटे लेवल के हैं और अक्सर गांव में रहते हैं। तो इस कड़ी को जोड़ने के लिए आज हमने ये संचित जी और अरुणिमा जी ने जो ये रखा है सेशन, शायद बहुत अच्छा रहेगा जो फार्मर्स इस तरफ जाना चाहेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं कि इसमें गवर्नमेंट्स के क्या रोल है और फार्मर का क्या रोल है।
हम उस रोल को कैसे गवर्नमेंट के साथ लेकर जाएं। तो अरुणिमा जी, एक सबसे पहले एक वो आइए, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि फार्मर को एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है। कि अभी तक भारत सरकार ने कहीं भी ये क्लैरिफाई नहीं किया कि फार्मर कौन है। फार्मर वो भी है जो दिल्ली में रहता है, या फार्मर वो भी है जो बॉम्बे में रहता है। उसमें आप किसी भी बड़े लोगों के नाम ले सकते हैं, वो भी फार्मर है। लेकिन सरकार ने अभी तक डिफाइन नहीं किया कि फार्मर कौन है। इस वजह से हमें सभी को, जो भी हम खेती करते हैं या जो भी हम छोटे खेत हैं या बड़े खेत हैं, उसमें आपको ये वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है, जो ये यूपी सरकार की है, उत्तर प्रदेश सरकार की है। यूपी एग्रीकल्चर से आप इस वेबसाइट को देख सकते हैं, UPAgriParadharshi.gov.in। इसमें आपको एक रेड ये एरो दिखाई दे रहा है, इधर एरो में किसान पंजीकरण। तो जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप किसी भी स्कीम का कोई फायदा नहीं ले पाएंगे। आपको हर जगह टोकन, सबसे ऊपर लिखा हुआ है, आपको टोकन जनरेट करना है। आप कोई भी स्कीम लेंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले किसान का पंजीकरण मीन्स किसान का रजिस्ट्रेशन कराना होता है कि हाँ मैं किसान हूं। और ये नंबर आप किसी भी स्कीम में अप्लाई करेंगे तो ये नंबर आपको उसमें डालना है, तभी आपका टोकन जनरेट होगा। जी, अभी अभी इसमें आता है कि हम कहाँ कहाँ जाकर ये स्कीम्स ले सकते हैं। तो जनरली उत्तर प्रदेश में ये कुछ स्कीम्स उत्तर प्रदेश सरकार की है और कुछ स्कीम भारत सरकार की है जो प्रधानमंत्री से रिलेटेड है, आगे आएंगी वो। जो उत्तर प्रदेश सरकार की स्कीम्स है उसमें आपको जैसे इरिगेशन के बहुत सारे जितने भी साधन हैं, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन है, चाहे वो तालाब है, चाहे वो स्प्रिंकलर है, मतलब जिस तरह के भी है सभी में सब्सिडीज मिलती है। अलग अलग तरीके से मिलती है, किसी में 60% है, किसी जगह 80% है, किसी स्टेट में 90% है। अब आपको, किसान को सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि मैं किससे मिलूं, किसके पास जाके ये मैं बात करूं कि मुझे सब्सिडी मिले। तो इस वेबसाइट पर अगर किसान जाता है तो उसको किसी से भी नहीं मिलना है, किसी से भी नहीं मिलना है। आप केवल इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स डालिए, जिसको खसरा खतौनी बोलते हैं, वो डालिए, अपना आधार कार्ड डालिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, और आप किसी से भी मत मिलिए। वो आपका रजिस्ट्रेशन 15 से 20 दिन के अंदर अपने आप आपके मोबाइल पर आपको मैसेज आ जाएगा कि आप इसमें रजिस्टर्ड हो गए, आपका रजिस्टर्ड नंबर ये है। ठीक है, ये आपको शायद समझ आ रहा होगा। अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप बीच में बात कर सकते हैं, क्योंकि इन स्कीम्स में बहुत सारे लोग होंगे जो अभी भी यहाँ पर हैं, जिन्होंने कभी अप्लाई भी किया होगा, नहीं मिला होगा, और उनको तरह तरह की दिक्कतें आई होगी। तो उन सब के लिए अभी आपको किसी तहसील या किसी उसमें नहीं जाना है। हाँ, अगर आपको उसके अंदर खसरा खतौनी लगानी है, वो आपको तहसील से लेनी है। ऑनलाइन आपकी जो खसरा खतौनी है वो उसमें नहीं चलती है, आपको साइंड वाली ही लेनी है। नंबर 1। अब नंबर 2 बात यह है कि इसी में हमारे जो किसान हैं उनके यहाँ एक एक खेत में एक एक नंबर में 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम होते हैं। तो उनको दिक्कत ये आती है कि भाई मैं एक नाम से मैंने अप्लाई किया है, तो बाकी नाम से क्या होगा, आपस में रिलेशन भी अच्छे नहीं होते। तो उस केस में आपको एनओसीज, सभी जितने भी नाम है सबकी एनओसीज एफिडेविट पर देनी होती है। तो आप अप्लाई करने से पहले ये ध्यान रखें
कि अगर आपके खेत में 4, 5, 2, 3 नाम है, तो उन नाम का एनओसी आपके पास आपको मिलने की उम्मीद होनी चाहिए। कुछ जगह ऐसा होता है कि परिवारों में कुछ झगड़े होते हैं और वो एनओसीज वगैरह नहीं देते, तो आपका जो केस है वो वहां पर रिजेक्ट हो जाएगा। अभी आप इनके अंदर अगर स्कीम्स में जाएंगे तो इनके अंदर बहुत सारी स्कीम्स हैं। इवन बीज, खाद, मिट्टी का जो एग्जामिनेशन करते हैं, वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप उसमें जाके ये फैसिलिटीज भी फ्री है। जब आप लास्ट एंड पे जाते हैं, तो जैसे आपको तालाब के लिए अगर कराना है, मतलब ये रजिस्ट्रेशन किया है आपने और तालाब को आपने सब्सिडी लेना है, तो वो हर डिस्ट्रिक्ट में यूपी में नहीं है, वो कुछ डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में वो है, उसमें आपको वो सिक्योरिटी के 2000 रुपीज आपसे जमा कराएंगे, जो बाद में आपको रिफंड हो जाएंगे। तो ये है अप्लाई करने के तरीके। इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अप्लाई करने के बाद तहसील में किसी से भी मिलने नहीं जाना, क्योंकि आप बार बार मिलने जाएंगे तो वहां लगेगा कि भाई ये पता नहीं क्यों बार बार आ रहे हैं, और फिर वहां कुछ ना कुछ मतलब गड़बड़ शुरू हो जाती है और किसान सोचते बिना पैसे के कुछ भी नहीं होगा। तो वहां पर आप केवल ऑनलाइन पर ही रिलाई करें, उसी में अप्लाई करें, उसी में सब कुछ होगा। अगर कोई ऑब्जेक्शन होगा तो आपको ऑनलाइन आपकी मेल या मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। ये वेबसाइट्स इतना अच्छा काम कर रही हैं, और फार्मर्स को इन वेबसाइट्स का बहुत ज्यादा ज्ञान या नॉलेज नहीं है। अगर फार्मर्स इन पर जाएंगे तो उनको समझ आ जाएगा कि हमको किसी ऑफिसर से नहीं मिलना है। इसके अंदर और स्कीम्स हैं, जो मैं 2-4 स्कीम्स आपको बता देता हूं। जैसे अभी यूपी में एक स्कीम चल रही है कि खेतों के अंदर ट्यूबवेल से खेतों के दूर तक पानी पहुंचाना। तो पाइप स्कीम चल रही है। जैसे ब्लैक पाइप एक होता है, 4 इंच 6 इंच का पाइप होता है, वो भी आजकल सब्सिडाइज उसमें चल रहा है और आपको सब्सिडी मिलती है। और आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बहुत तरह की उसमें सब्सिडीज उसमें मिलेगी, और आप उनमें सभी का फायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ साथ एक नेक्स्ट है, अरुणा में अरुणिमा जी, आप वो देना जिसमें फ्रूट्स का फोटो बना हुआ है, हाँ वो हॉर्टिकल्चर साइट है। हॉर्टिकल्चर साइट पे आ जाइए। ये साइट है, ये हॉर्टिकल्चर का है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का। इसमें आपको जब बागवानी करते हैं तब आपको ड्रिप इरिगेशन की फैसिलिटी मिलती है। अगर आप बागवानी में कोई और फसल करते हैं तो आपको ड्रिप इरिगेशन का फैसिलिटी, ये सब्सिडी नहीं मिलती, जो अभी 90% है। तो आप जब भी कोई मतलब ड्रिप लगाना चाहेंगे तो उस केस में आप हॉर्टिकल्चर पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। आप इस साइट पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। आपके 2 ही रजिस्ट्रेशन होते हैं, एक किसान रजिस्ट्रेशन और एक हॉर्टिकल्चर रजिस्ट्रेशन। केवल 2 रजिस्ट्रेशन आपको करने हैं। और आपको वो लेने के लिए, ड्रिप लेने के लिए, आपको इस पे देखना पड़ेगा कि किस किस पेड़ फ्रूट के पेड़ों पर ये अलाउ है। जैसे हमारे वेस्ट यूपी में बैम्बू के प्लांट में आपको ड्रिप इरिगेशन की सब्सिडी नहीं। अगर आप अमरूद लगाते हैं या आप आम लगाते हैं या आप कोई और लीची लगाते हैं, आड़ू लगाते हैं, तो आपको इसमें सब्सिडी मिलेगी। और एक बहुत अच्छा सिस्टम है इसमें। जब आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के 3 डेज के अंदर अंदर मैंडेटरी है आपकी फाइल अप्रूव होगी, और
आपने जिस एजेंसी को हायर किया है वो एजेंसी 7 डेज के अंदर आपको लगाएगी, और लगाने के बाद एक सर्टिफिकेट 7 ईयर तक गवर्नमेंट को देना है, जिसमें आपके भी साइन होंगे, और एवरी ईयर वो सर्टिफिकेट देना है। ये एजेंसी उसको मेंटेन कर रही है। इस जो एजेंसीज है उत्तर प्रदेश की, उसकी एक लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप किसी भी एजेंसी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको पूरा प्लान दे देंगे। जी, ये सभी एजेंसीज हैं, इनके सभी के वेबसाइट पर फोन नंबर है, सभी का एड्रेस है, और आप जब इस उस पर जाएंगे साइट पर, तो आपको सभी कुछ मिल जाएगा। आप किसी भी एजेंसी से आप बात कर सकते हैं। ये एजेंसी ही आपका रजिस्ट्रेशन भी कर सकती है, और उस रजिस्ट्रेशन पर एजेंसी आपसे कोई पैसा नहीं लेगी। ये एजेंसी भारत उससे उत्तर प्रदेश सरकार से रजिस्टर्ड है, और ये एजेंसीज सभी आपके जितने भी काम होते हैं जो सिंचाई संबंधित होते हैं, वो सब ये काम करते हैं। और ये काफी एजेंसीज हैं जो पूरे भारत में इनके ऑफिस है, और आप चाहे जयपुर से ले लें या आप हरियाणा से या कहीं से भी आप इसको ले सकते हैं। आप इसको उत्तर प्रदेश की वेबसाइट से इसको ले सकते हैं। जी, अब आप पहले वाले पर आ जाइए। अच्छा, ये एक अभी आपके सामने ये जो बहुत सारा सोलर सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये एक भारत सरकार की प्लान है, पीएम कुसुम योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। ये हर डिस्ट्रिक्ट में एक सर्कुलर निकलता है। ये पूरे यूपी में कभी भी एक बार नहीं निकलती है, हर डिस्ट्रिक्ट इसका अपना अलग से सर्कुलर निकलता है। जैसे ही सर्कुलर आता है, आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पर इसमें अप्लाई करना होता है। अगर ये लिमिटेड कनेक्शन होता है, अगर आपने बाद में अप्लाई किया और आपसे पहले 50 लोग कर चुके, तो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, और हर डिस्ट्रिक्ट इसको अलग अपना एक ऐड देता है कि मेरे यहाँ 50 पीएम कुसुम योजना के कनेक्शन आए हैं, जो पहले आएगा उसको मिल जाएगा। तो ये पीएम कुसुम योजना है जो सोलर से काम करती है, और इस पर काफी अच्छी सब्सिडी है। नेक्स्ट, अरुणा दिल्ली। ये सोयल हेल्थ तो आपकी यूपी गवर्नमेंट की साइट में ही आएगा, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट सभी कुछ इसमें करा सकते हैं। केवल आपको अप्लाई करना है इस पर जाकर। अच्छा, मैं चाहूंगा इसी बीच, अगर कुछ क्वेश्चंस हैं आपने फेस किए होंगे, तो आप उस पर बात कर सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे जी आपने कुसुम योजना के बारे में बताया है, जी, तो हमें कैसे पता लगेगा ये सर्कुलर कहाँ आया है और ये कैसे? ये आपको हर डिस्ट्रिक्ट की एक वेबसाइट है, क्या? सभी डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने किसी एजेंसी से कांटेक्ट किया है, तो वो भी आपको तुरंत बता देगी कि आपके ये सर्कुलर निकल गया है। अदरवाइज आपको साइट पर देखना होगा। आई थिंक एक आरसीएम सिस्टम जो है उनका एक क्वेश्चन था, आप पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ, यस सर। सर नमस्कार। मैं भी ये जानना चाह नमस्कार। रहा हूँ कि जो भी आप स्कीम्स वगैरह बता रहे थे, ये क्या यूपी वाले
की ये राजस्थान की खेती है क्या राजस्थान के लिए स्पेशली है सर? दोबारा से बोलिए, आवाज क्लियर नहीं हुई। हाँ सर, मैं जानना चाह रहा था कि ये सारी स्कीम्स क्या राजस्थान के लिए भी अवेलेबल है क्या सर? जी हाँ, राजस्थान में सबसे ज्यादा स्कीम्स अवेलेबल है। उत्तर प्रदेश से जी भी ज्यादा राजस्थान में है। जी। और आप राजस्थान की, जैसे ये उत्तर प्रदेश की साइट्स है, ऐसे ही सभी साइट्स राजस्थान सरकार की भी है। यस सर। और आपके जयपुर में इनमें से जो कंपनीज मैंने इसमें दिया है, कम से कम 10 कंपनीज जयपुर में है ये। जयपुर में है जी जी सर। हाँ। और वहां पर और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज है। अगर जैसे तालाब, वहां आप कभी भी ले सकते हैं। यूपी में हर डिस्ट्रिक्ट में तालाब नहीं हाँ सर बिल्कुल सर, है। मैंने अभी फार्म पर मेरा सोलर का मैंने ले रखा है, फार्म पॉन्ड का ले रखा है, जी और वर्मी कंपोस्ट वाला मैंने ले रखा है। तो जी इसके अलावा मुझे और भी कुछ ऐसा हो तो उसके लिए अभी मेरे को थोड़ा प्लांटेशन वाली ऐसा कुछ स्कीम हो तो उसके बारे में मुझे जी, जानना था। प्लांटेशन का ये स्कीम है। आपको, अगर आप हॉर्टिकल्चर में जाते हैं तो हम्म आपको वहां भी आपको सब्सिडी मिलती है। आप राजस्थान हॉर्टिकल्चर पर जाएंगे तो आपको हम्म। जितने प्लांट्स लगाएंगे पर प्लांट आपको सब्सिडी मिलेगी। जी और सर। और ओके सर। उसी में अगर आप वाटर सिस्टम कोई करेंगे तो उस पर भी आपको सब्सिडी मिलेगी। और राजस्थान सबसे अच्छा सब्सिडी वाला हमारा स्टेट है। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। हाँ मैं सारी जी इन्फॉर्मेशन वहां से कलेक्ट करता हूँ, और अगर कुछ भी होता है तो आपका नंबर तो मेरे पास आ ही चुका है उधर से, वो जी जी जी। व्हाट्सअप हाँ, वाला और के माध्यम से आपको आपको। आपको कहीं जाके पूछने की जरूरत नहीं। आप गूगल पे जाइए जी। और गूगल पर जाकर आप जो भी वेबसाइट देखेंगे वो आप सिक्योर साइट पर जाना, यस सर। जिस पे HTTPS होता है ना। यस आप, सर, यस सर, आई नो वेरी वेल, आई एम ऑलरेडी सॉफ्टवेयर जी इंजीनियर हूँ जी, सर मैं। तो आप तो ओके, सिक्योर वो सिक्योर सारी। साइट पर जाना। और लोग भी सुन रहे होंगे, जी क्योंकि कुछ साइट्स है अनसिक्योर साइट है। वो आपका बिल्कुल डेटा सर। ले लेती है, लेकिन आपका जो रजिस्ट्रेशन और ये सब चीजें ना, वो गड़बड़ हो जाएगी। यस सर, यस। हाँ, बिल्कुल आपसे कुछ गलत लोग पैसा जमा करा सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल सर। हाँ थैंक यू जी। सर। युद्धवीर जी, तो इसमें मैं एक आप, शेयर करना चाहूंगा। ये जो आप अनसिक्योर साइट का बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है, एक कंपोनेंट है। क्योंकि सेम जी साइट की डुप्लीकेट साइट है, और वहां हम रजिस्टर करते हैं, हमें लगता है कि हमने गवर्नमेंट की साइट पे रजिस्टर कर दिया है, बट होता है वो एक फॉक्स साइट होती है। और जी ये जी हाँ, हाइपर लिंक एमएसएमई, होता है जिसके माध्यम से हम जब कर आप लेते हैं। एमएसएमई का रजिस्टर करते हैं ना, तब भी उसमें भी ऐसा है। तो एक बारी जी तो शायद हम कर रहे थे एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन, और वो फेक साइट थी, वो ऐसा लग रहा था कि गवर्नमेंट की साइट है, पर वो जी डुप्लीकेट साइट थी। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जो हम वेबसाइट देख रहे हैं वो गवर्नमेंट की है, और उस पे HTTPS आ रहा है, और वो गवर्नमेंट की एक एलिजिबल, मतलब एक लेजिटमेट साइट है। तो अगर हम वहां जाके करेंगे तो जितनी भी स्कीम्स हैं हम इजीली अवेल कर सकते हैं। यस सर। आप सब खुद ही देख सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यस सर। जी, जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। युद्धवीर जी, जी एक मेरा भी सवाल था। जो जी अभी आपने ड्रिप इरिगेशन के बारे में बताया था कि अगर हम जी कुछ प्लांटेशंस करते हैं, स्पेशली फ्रूट ट्रीज लगाते हैं, तो जी उसमें आपने यूपी के लिए कुछ स्पेसिफिक बताया था कि इस तरह के अगर हम प्लांट्स लगाएंगे तो उसमें वो सब्सिडी मिलती है। जी और आपने कहा था 90% तक वो सब्सिडी जी मिलती है। उस जी। पर आप थोड़ा सा और एक बार के लिए बता सकते हैं? जितना भी आप थोड़ा सा फ्रूट विस्तार से। प्लांट्स लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं, डिपार्टमेंट में आता है, जिसको ये फूड प्रोसेसिंग वाला जो डिपार्टमेंट है, जो आपने अभी इस पर लगा रखा है डेस्क, इस पे कंप्यूटर पर, तो ये साइट है। इस साइट, इस पर जाकर आप देखेंगे कि जैसे आपने लगाना है नीम, तो नहीं आपको मिलेगी। हाँ जी। जैसे आपने पीपल लगाना है तो नहीं मिलेगी। हम्म। आपको बैम्बू लगाना है, नहीं मिलेगी। क्योंकि मैंने वेस्ट यूपी में, शायद मैं फर्स्ट हूं जिसने बैम्बू लगाए। आप फोटो दिखा सकते हैं। हम्म। आप वो दिखाइए। ये आप जो बैम्बू देख रहे हैं, ये 11 मंथ ओल्ड है। और ये वेस्ट यूपी में है। अभी तक किसी ने वेस्ट यूपी में बैम्बू का फार्मिंग नहीं किया है।
ये केवल मैंने किया है। और आप इसमें देख रहे हो 11 मंथ्स में 40 से 50 सूट तक इसमें निकले हुए हैं, 40 से 50 तक। और काफी नेक्स्ट आप साइड देंगे, उसमें इनकी मोटाई आप देखिए और लंबाई देखिए, ये कितने बड़े बड़े हो गए हैं 11 मंथ्स में। तो अगर मैं इनका इकोनॉमिक्स बताता हूँ फार्मर के लिए, क्योंकि ये जनरली क्या होता है, आसाम साइड हमारे नॉर्थ ईस्ट में होता है बैम्बू, और हमारे यहाँ बैम्बू जनरली होता नहीं है। लेकिन अगर अभी फार्मर अपनी किसी जमीन पर बहुत थोड़ा सा बैम्बू वगैरह लगाते हैं, तो इसके अंदर आपको कोई भी खर्च नहीं है लगाने का। ये आप नेशनल बैम्बू मिशन, एक गवर्नमेंट का वो है डिपार्टमेंट, नेशनल बैम्बू मिशन, उससे आपको प्लांट भी मिलता है, उससे आपको सब जितनी जरूरी चीजें वो सब मिलती है। और इसके अंदर आपको कोई भी काम नहीं कराना होता, बस पानी देना है आपको, और वो भी पहले 2 साल। उसके बाद आपका पानी भी बहुत कम हो जाएगा। और इसका मैं आपको इकोनॉमिक्स बताता हूँ कि किसान अगर ये चीजें करेंगे, आने वाला टाइम बैम्बू का होगा। बैम्बू ग्रास में कैटेगरी में सरकार ने डाला है, 2030 के बाद आप पेड़ को नहीं काट पाएंगे, किसी भी पेड़ को, चाहे आपने कोई भी पेड़ लगाया हो, क्योंकि ये हमारा इंटरनेशनल जो ट्रीटी हुई है उसमें हमने 2030 तक ही ये डाला है, और आप कोई पेड़ नहीं काट पाएंगे। केवल बैम्बू एक ऐसा होगा जिसको आप बार बार काटेंगे, हर रोज काटेंगे, तो ये गवर्नमेंट ने ग्रास में इसको डाला है कैटेगरी में। अब इस बैम्बू से सॉलिड वुड बनेगा, इवन बनना शुरू हो चुका है, कपड़े बनने शुरू हो चुके हैं, बहुत सारी चीजें इससे बनती है। और हाईवेज पर जो क्रैश बैरियर है वो भी बैम्बू से बनने लगे हैं। अब आपको जितना भी प्लाईवुड ये वो सब चीजें बैम्बू से बनेगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि किसान अपने यहाँ मतलब 100 पेड़, 200 पेड़, 1 बीघा, आधा बीघा, कुछ भी लगाए। इसकी इनकम 5 साल बाद तो शुरू होगी, लेकिन हर रोज बड़ी इनकम शुरू होगी, क्योंकि आप एक एक पेड़ से, जो आपने एक पेड़ लगाया, उससे आप एवरी ईयर 10 से 15 बैम्बू आप काट पाएंगे, जिनकी मोटाई 10 से 12 इंच होगी। मोटाई इतनी बड़ी बड़ी होगी। और अगर आप 10 से 12 बैम्बू एक पेड़ से काट पाएंगे, और आपके पास अगर 500 भी वो है, तो पर आप इसको आज की डेट में 200 से 300 रुपए पर बैम्बू का प्राइस है, जो बड़ा बैम्बू है। तो आप इसकी इकोनॉमिक्स देखेंगे तो ये हर खेती को फेल करता है। और अगर किसी फार्मर ने लगाए हो तो वो मुझे अभी बता भी सकता है, उनसे भी हम बात कर सकते हैं। और अगर नहीं लगाया तो मेरे से पूछ भी सकते हैं, क्योंकि मैंने ये सब आसाम से मंगवाया था और मैंने बहुत बड़े एरिया में लगाया है, और अभी मुझे और बहुत बड़े एरिया में लगाना है, क्योंकि फ्यूचर बैम्बू का है। सर इसमें एक सेकंड मैं जो है थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा आपको। जी जी कुछ बैम्बू ट्रीज मैंने भी लगाए हुए हैं सर, लगभग 100 बैम्बू ट्रीज हैं जो मैंने 3 साल पहले लगाए थे जी अपने जो खेती की बाउंड्री जी लगाए थे खेत की बाउंड्री पर। जी तो मगर मैं वो इतने बढ़ गए हैं, बड़े भी हो गए क्योंकि 3 साल पहले लगाए थे। जी तो मैं थोड़ा सा परेशान हूँ कि मैं अब उनका क्या करूँ, मुझे कोई डायरेक्शन समझ नहीं आ रही कि मैं उन्हें कहाँ किस तरीके से यूटिलाइज करूँ, अच्छा अच्छा। क्योंकि उन्होंने खेत के अंदर उन्होंने खराब कर दिया है। मतलब आपने उसको बाउंड्री पर यूज किया ना? बाउंड्री पे लगाया है सर मैंने। जी नहीं, इसको बाउंड्री पे मत लगाइए। जी आप इसको जहां भी लगाए एक जगह लगा दें, आप चाहे 100 जी लगाए या वो लगा दें। अगर आपने बाउंड्री पे लगाया तो ये आपकी बाकी जो खेत में होगा ना कुछ, उसको भी नहीं होने देगा। तो अभी सर मतलब आगे के लिए ये है कि कुछ मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि उसको मैं कहाँ कैसे सेल कर पाऊँ करूँ, अच्छा क्योंकि आपकी जो है 3 to 4 years हो गए नियर अबाउट। उनकी कौन सा बैम्बू है, नाम क्या है उसका?
सर नेम का तो आइडिया, उसका वैरायटी एक बार मैं आपका नंबर ले लूंगा, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा एक बार पर्सनली। हाँ, फोटो वो फोटो मेरे पास है कहीं अगर नोट आप में फोटो उसे। भी भेजेंगे तो समझ आ जाएगा। आप ठीक है किस सर, एरिया से हैं? मैं उसे कर दूंगा। मैं सर बुलंदशहर से हूँ, इधर यूपी। बुलंदशहर से ना, तो आप तो बिल्कुल पास में हैं हमारे। जी जी जी। आप जी बिल्कुल पास में हैं। और बाउंड्री पर जी आप लगाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी इससे। सर, अब वो ऑलरेडी लगे हुए हैं, अब तो 3 साल से ज्यादा हो गया उन्हें टाइम लगे हाँ हुए। तो हाँ तो आपने कितने बीघे को कवर किया इससे? सर वो तो बाउंड्री बाउंड्री पे हमने 100 प्लांट्स में लेकर आया था, तो वो 100 प्लांट्स में लगा दिए थे। नहीं, वो कितने अब बीघे पर है? मतलब जो कवर किया वो कितना बीघा कवर किया ये लगाने तो से? बड़ी है वो सर नियर अबाउट 2 बीघा मान लीजिए आप, एक आइडिया। दो दो बीघा है ना? तो या हाँ तो आप पूरा 2 बीघा बैम्बू कर दो, जी और नहीं तो ये आपका मतलब ऐसा वो बना देगा पूरे खेत को, मतलब जी। आपका घुसना मुश्किल हो जाएगा उसमें। हाँ सर, वो तो पूरी फेंसिंग कर दी है उसने, जहां जहां लगा हुआ है वो बिल्कुल, मतलब अगर मैं रनिंग फिट में बात करूं तो जी नियर अबाउट 100 रनिंग फिट में है लगा हुआ। जी। और आपका कितना सूट्स उसमें आया है? मतलब कितने प्लांट निकले हैं उसमें सर एक नियर प्लांट अबाउट में? 20 to 25 प्लांट हैं हर एक उसमें। इतना कम क्यों है? वो ये काफी कम है। सर 25। हाँ, काफी कम है, क्योंकि मेरे इसमें अभी से 40 से 50 सूट आ चुके हैं 11 महीने में। सर मगर वो काफी। हेलो? उनका शायद जी नेटवर्क अंकुर का जी, थोड़ा सा आवाज नहीं आ इशू है। रही है। हेलो। हाँ जी। जी सर। जी सर। मैं अ, मैं सर एक बार आप, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा और सब लोग वेट कर रहे हैं, सेशन नहीं, ये पर कर तो लेते हैं नॉलेजेबल है पर्सनली सबके। आपसे एक बार जो है। हाँ ठीक है, आप मेरा नंबर ले लीजिए और जी आप मेरे से बात कर सकते हैं। मैं आपको इसकी मार्केटिंग और इसका ये सब चीजें आपको जी। बता थैंक दूंगा, ये यू सब सर, चीजें। थैंक जी यू। थैंक यू जी। ये तो युद्धवीर जी जानने के लिए भी अच्छा रहेगा कि आप थोड़ा सा इसके बारे में, क्योंकि अभी आपने बताया ही है थोड़ा सा मार्केटिंग, और इसके बारे में जनरली भी आप बता दीजिए, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे फार्मर्स थोड़े से, उनको भी मुश्किल जरूर होती है। मुश्किल नहीं होगा। अभी अभी क्या है कि जब आपके आसपास जो मार्केट है, बुलंदशहर है या मेरठ है या कहीं भी है, तो आप देखेंगे जगह जगह बहुत सारी शॉप्स अब बैम्बू की खुल गई है, क्योंकि हर आदमी अपने खेत में अपने जो भी फसल कर रहा है उसमें बैम्बू यूज कर रहा है, काफी यूज करता है। और अगर आपकी एक्चुअली, मुझे ये नहीं पता कि आपका ये किस क्वालिटी का बैम्बू है और उसका नाम क्या है, क्योंकि तरह तरह के ये बैम्बूज है। तो अगर एक ऐसा बैम्बू है जिनसे कि अभी जैसे पेपर भी बनता है, और जैसे कपड़े बनते हैं, ये सब चीजें होती हैं, लेकिन आपका इतना कम है कि लोकल में लोकल लोग ही ले जाएंगे, लोकल मार्केट वाले। बिल्कुल। जी। जी और कोई अगर क्वेश्चन है तो आप बताइए। इसको फेंसिंग के लिए यूज करते हैं ना पंप। हाँ जी। कुछ लोग तो फेंसिंग के लिए यूज करते हैं पंप, जैसे अ, अंदर कोई ना आए तो फेंसिंग भी हो जाता है। फेंसिंग के लिए और बहुत सारी चीजें हैं, और फेंसिंग के लिए जो बैम्बू है ना वो थोड़ा दूसरा होता है। बैम्बू करीब करीब हमारे कंट्री में बैम्बू की जो किस्में हैं वो 150 के आसपास है। तो जो जिस बैम्बू में कांटे होते हैं ना, उसको फेंसिंग पे लगाते हैं, बाद में वो इतना बड़ा हो जाएगा, 120 फीट तक चला जाएगा। तो वो आपकी ऐसी फेंसिंग करेगा कि आपको भी अंदर घुसने नहीं देगा। अच्छा तो बैम्बू की फेंसिंग नहीं करनी चाहिए लगाकर, अच्छा।
क्योंकि बैम्बू को पानी ज्यादा चाहिए और आपकी दूसरी फसलों को पानी कम चाहिए। बैम्बू को अगर आप 2 साल तक फ्लड इरिगेशन करेंगे तो बैम्बू बहुत अच्छा चलेगा। और आपने अगर उसको पानी नहीं दिया, दूसरी फसल और वो उन फसल का मिसमैच हो जाएगा, तो आपको बैम्बू की ग्रोथ भी कम हो जाएगी और दूसरी फसल भी आपकी खराब हो जाएगी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं वीर जी। मैं इसी जी बारे में थोड़ा सा ऋषि जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? वो इसमें मैंने देखा था ना, एक जगह ना वो एयर के लिए बैरियर बोल के यूज कर रहे थे, जैसे अ, हवा के झोंके आते हैं ना, जोर जोर से। थोड़ा तो नजदीक से बोलिए, आवाज नहीं आई है। हाँ जी। हवा का झोंका आता है ना, जोर से आता है ना, तो उसको बैरियर के लिए बाम्बू की ट्रीज लगाए थे, जी जैसे बाउंड्रीज में। जी जी तो वो अलग वैरायटी होती है क्या, मतलब जी। वो उसको यूज नहीं किया अल जाता है वैरायटी क्या? होती है, लेकिन हम कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप बैम्बू से फेंसिंग करें। अच्छा। अगर आपको फेंसिंग करनी है तो आप हम्म। पुतरंजीवा लगा लीजिए। जीवा। पुतरंजीवा एक बहुत बीज लाके आप उसको लगा सकते हैं, और एक अपनी हाइट तक उसकी कटिंग करा दो। उसको बहुत बड़ा मत होने दो, हाइट तक कटिंग करा दो। वो आपकी फेंसिंग बहुत अच्छी फेंसिंग करेगा, क्योंकि बैम्बू फेंसिंग आपकी खेतों को मतलब मिसमैच कर देगा आपकी फसलों को। अभी अभी आप क्या करते हैं ना, जैसे आप किसी भी फसल में पानी देते हैं जी। तो आप जनरली फ्लड इरिगेशन करते हैं। शायद बहुत कम लोग होंगे जो किसी भी फसल को, एक राइस को छोड़ के, राइस जो हमारा धान है, धान या चावल जिसे बोलते हैं, चावल को पानी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जी। अब अगर हम धान उगाते हैं और आप उसके पानी का वॉल्यूम अगर आप चेक करेंगे, तो धान का एक दाना हमारा 10 लीटर पानी से होता है। एक दाना 10 लीटर पानी से। तो 10 लीटर की वैल्यू और एक दाने की वैल्यू आप चेक करिए। क्योंकि इस धान की वजह से चाइना ने धान को बंद कर दिया, इस इरिगेशन की वजह से, क्योंकि उनको ग्राउंड वाटर निकालने के ग्राउंड वाटर को प्रिजर्व करने के लिए बंद कर दिया है। हमारे यहाँ जो धान होता है उसको हम पानी से भर के रखते हैं, लाखों लीटर पानी देते हैं तब जाके धान पैदा होता है। तो अभी क्या होता है, धान को छोड़ के बाकी जो चीजें हैं उन सबको, किसी को भी, चाहे गन्ना भी है चाहे कोई और फसल है, उसको फ्लड इरिगेशन की जरूरत नहीं है। किसी भी पौधे को जरूरत है केवल ड्रॉप की, सीलन। आप उसको पर सीलन रखिए, मतलब कि ड्रॉप ड्रॉप उसको पानी दीजिए। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो वाटर लेवल है, वैसे तो सरकार का काम है कि वाटर लेवल को किसी भी तरीके से वो कम करे, सबको कोई ना कोई ये सब चीजें फ्री में मतलब उपलब्ध कराए, जिससे कि वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर नीचे ना जाए। आज मैं देखता हूं कि हर एरिया में, शायद आप भी जिस गांव से होंगे, ग्राउंड वाटर एवरी ईयर नीचे जाता है। मतलब आप बता पाएंगे आपके, आपसे 5 साल पहले आपके गांव में क्या लेवल था और आज क्या लेवल है? उसका रीजन है कि हम बहुत पानी निकालते हैं, लाखों लीटर पानी पर डे निकालते हैं। एक 10 हॉर्स पावर का मोटर 4 इंच से लाखों लीटर पानी पर डे निकालता है। तो नीचे कैपेसिटी उतना मतलब पानी इकट्ठा तो हो नहीं पाता, तो वाटर लेवल नीचे जाता है। कल ये चीजें हमारे बच्चों के लिए एक मुसीबत बन जाएगी, बहुत बड़ी मुसीबत होगी। इसलिए हमें अपने बच्चों का फ्यूचर देखते हुए इसको डिमोरलाइज करना चाहिए कि हमें ग्राउंड वाटर बहुत मिनिमम निकालना है। और वो तभी पॉसिबल है जब आप ड्रिप इरिगेशन या कोई और चीज करेंगे। जो आपने आई थिंक वाटर रिचार्ज सिस्टम के बारे में भी बताया था, और जिसपे काफी सब्सिडी अभी गवर्नमेंट दे भी रही है, जी जी। वो भी, उस पर भी काम किया जा सकता है साथ में फार्म पे। वो ये क्या है कि गवर्नमेंट मतलब इन चीजों को आम लोगों तक पहुंचा नहीं पाती है। गवर्नमेंट की ये प्रॉब्लम है कि वो आम लोगों तक नहीं पहुंचा पाती है, और वो लोग इन चीजों से बहुत दूर रहते हैं क्योंकि उनको पता नहीं रहता।
अब जैसे हर खेत के पास एक छोटा अगर पॉन्ड बना देते हैं और उसमें पानी रहेगा तो आपका वाटर लेवल मतलब बचेगा, मतलब वाटर लेवल उतना डाउन नहीं जाएगा अगर हर खेत पर होगा। लेकिन अभी खेत बहुत छोटे हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स है, किसानों के पास पैसा नहीं है, उनकी इनकम बहुत कम है। तो उनकी इनकम बढ़ाने के लिए मतलब बेसिकली मैं जो मॉडल फार्मिंग कर रहा हूँ वो फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ कि जो मॉडल मैंने बनाया है वो फार्मर बनाए, वो मेरे से सुने ना, केवल आकर देखें। जब वो उसे देखेंगे तो उनको ये समझ आएगा कि हम इससे कैसे अपनी इनकम को मतलब मल्टीफोल्ड में बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। और जैसे आप बता रहे हैं उसी जी पॉइंट पे, जैसे आपने कुछ पेड़ों के नाम भी बताया, बैम्बू तो खैर फेंसिंग में नहीं यूज करना चाहिए, पर साथ ही में ऐसे कहते हैं कि मेड़ पे कुछ तरीके के पेड़ लगाए जाएं तो उससे वीकली, मंथली और आपकी जो एनुअल इनकम है, क्वार्टरली इनकम है, वो बन सकती है। जी। तो उसके लिए मतलब जो मेरा मॉडल है, अब हाँ जी, थोड़ा टाइम लगेगा, अगर आप कहें तो मैं 10 मिनट उस पर दे सकता हूँ। बिल्कुल आप भी शेयर कीजिए, और मैं संचित जी को भी इनवाइट करूंगी कि वो भी इस बारे में थोड़ा सा जी साथ में आपके बाद ऐड करें। जी। जैसे कोई भी फार्मर है, अभी अभी उस फार्मर को इनकम कब होती है? जब वो गन्ना काटता है, जब वो गेहूं काटता है, जब वो धान काटता है। उसको इनकम साल में हार्डली 2-3 महीने में मतलब साल में उसको 2-3 महीने एक बार इनकम आती है। जैसे गन्ने से तो चलो 1 महीना आ जाती है, धान से एक बार आ जाती है, गेहूं से एक बार आ जाती है। बाकी वो पूरे साल खर्च करता है। और खर्च किस चीज पर करता है? एक तो वो केमिकल खाद बहुत लेके आता है, फर्टिलाइजर जो है वो बहुत यूज करता है। उसका रीजन है, क्योंकि वो यूज क्यों करता है, मैं अभी नेचुरल फार्मिंग पर भी आऊंगा। उसके बाद पेस्टिसाइड का यूज इतना ज्यादा करता है कि आप अगर आप देख लेंगे तो शायद आप सब चीज खाना छोड़ देंगे, सब चीज छोड़ देंगे अगर आप देख लेंगे। मैं खुद अपने यहाँ देखता हूँ कि चावल के ऊपर भी मतलब धान पर भी वो इतना पेस्टिसाइड डालते हैं कि, और उनके लिफाफे मेरे पास रखे हुए हैं जो वो पॉलीथीन वो लेकर आते हैं। तो अभी इन्होंने क्या है कि ये सोचते हैं कि अगर हम ये डालेंगे नहीं तो हमारा कुछ भी नहीं होगा। मतलब जो उनकी ये सोच है या उन्होंने बना ली है कि भाई मैं ये डालूंगा तभी मेरी खेती होगी, मैं ये करूंगा तभी होगी। तो वो थोड़ा सा जो कंपनीज है, अब आप तो समझ सकते हैं कि जितनी केमिकल कंपनीज है उनका बिजनेस एवरी ईयर 20% बढ़ना चाहिए। और वो 20% कैसे बढ़ेगा? उनके एग्जीक्यूटिव्स दुकानों पर जाते हैं, उनके एग्जीक्यूटिव्स किसानों तक जाते हैं, उनको बताते हैं आप ये डालोगे, ये डालोगे तो आपका इतना हो जाएगा, गोभी आपकी इतनी सफेद हो जाएगी। मैं एक दिन नोएडा में हिंडन पर गया शाम को, जहां आपका फार्म है ना, उसी के अंदर अगर आप जाइए और आगे तो हिंडन पर बहुत सारी गोभी की खेती होती है। मैं शाम को गया था तो वो उस पर पेस्टिसाइड का स्प्रे लगा रहा था। मैंने उसे बुलाया, पूछा, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? तो कहने लगा जी हम काटने से पहले इसमें ये पेस्टिसाइड इसलिए डालते हैं कि इस पे कोई भी मच्छर या कीड़ा इस पर नहीं होगा और ये सुबह तक बिल्कुल सफेद हो जाएगी। तो आप मार्केट में जो बहुत सफेद गोभी देखते हैं ना, वो सब पेस्टिसाइड डला हुआ आता है। अगर आप देख लेंगे उसको तो शायद आप कभी गोभी खरीद नहीं पाएंगे। और जो किसान उसको डालता है उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, उसको वो डब्बे पे लिखा हुआ है 0.02%। अब उस बेचारे को पता नहीं, वो एक ढक्कन भरता है उसमें डाल देता है जैसा कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने बताया। और वो इतना जहर भर देते हैं कि उसके बाद जो हालात आप देख रहे हैं वो सब उसकी वजह से है। इसको भी हमें जो आपने एक मिशन लिया है ये बहुत अच्छा है और इस मिशन को मतलब जहां तक हो सके ले जाना चाहिए। और मैं आपको
एक और अपना दुखता हुआ वो बताता हूं। मेरे घर के अंदर 3 लोगों को कैंसर हुआ, मतलब जबकि हम गांव से हैं और जानते हैं ये सब है। जिस 3 में से मेरे बड़े भाई उसको, मतलब जो कैंसर था, नहीं क्लियर कर पाए और वो नहीं है आज। तो मैं उस दिन से इसमें लगा हुआ था कि मुझे अब ये चीज चेंज करनी है। मेरे घर में 3 कैंसर हुए और उसका जो रीजन है 100% मैं मानता हूं कि ये केमिकल है। बिल्कुल, तो तो कोई दो राय ही नहीं है युवराज जी, जी, जो आप तो बोल रहे हैं। बिल्कुल जी, तो इस पर मैंने इसीलिए काम किया। बेसिकली मैं तो वेल सेटल्ड हूँ, मतलब एनटीपीसी से रिटायर हूँ, कंसल्टेंसी चलता है, ये सब है। तो रीजन ये है कि मैंने एक मिशन लिया है। मैं अपने परिवार को, मतलब मेरा परिवार है, मेरे भाई का परिवार है, मेरी बहन का परिवार है, मैं उनको नेचुरल फूड दूं। मतलब कि उनको ऐसा वो दिया जाए। अगर मैंने अपना घर संभाला तो समझो मैंने अपना गांव संभाला। मुझे देख के कुछ लोग और आएंगे, उनको देख के कुछ और लोग आएंगे। कम से कम किसान को जो खुद करता है अपने लिए तो जहर ना ले, वो खुद के लिए भी जहर लेता है। और सबसे बड़ा दुख जब होता है, कंपनी वाला कभी उसको ये नहीं कहता कि जब आप स्प्रे कर रहे हैं तो आप मास्क लगाओ या कुछ लगाओ। कोई भी फार्मर, मतलब 20 साल का लड़का है, 25 साल का लड़का है, बिना मास्क के स्प्रे करता है। आपने भी देखा होगा कितना हेल्थ के लिए कितना बुरा, मतलब वो है। एक और है हमारे वेस्ट यूपी में, थोड़ी सी स्टोरी है ये, कि गन्ने के खेत होते हैं, बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, तो गन्ने को बांधना होता है। वो कहते हैं कि जब हम उस गन्ने को बांधते हैं ना, तो बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने इतना केमिकल डाला हुआ है। हवा बंद हो जाती है, जब वो अंदर घुस के काम करते हैं, वो सुबह घुसता है, 3 घंटे में बाहर आता है। कभी कभी कहते हैं हम बेहोश हो जाते हैं उसमें, इतना केमिकल वहां पर लगा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा हमारा। नहीं नहीं, बहुत ही सोचने वाली बात है कि हम एक एक बाइट जो लेते हैं। हमारे तो थाइना में हमने हमारा मिशन स्टेटमेंट ये है कि चूज वाइजली, एवरी बाइट यू टेक इज आइदर जी फीडिंग द डिजीज और फाइटिंग इट। तो जी, हम जो जो खा रहे हैं वो हमारे अंदर जाके क्या कर रहा है उसका हमें कुछ आइडिया ही नहीं है। और हम यहाँ पे मैं एक मोमेंट लूंगी, जी और संचित आप भी इसमें बताइएगा। और मैं, ये एक स्लाइड बहुत जरूरी है मुझे लगता है सबको दिखाने की, कि आज की जो फार्मिंग की इक्वेशन है वो क्या है ना। कोई भी बिजनेस होता है उसमें जो रेवेन्यू है वो ज्यादा होना चाहिए, एक्सपेंस कम होना चाहिए। पर आज की डेट में फार्मर को एक्सपेंस ही एक्सपेंस है। किस किस चीज का एक्सपेंस है, भर 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 के फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स की एक्चुअली में जरूरत नहीं है, पर वो लेके आ रहा है और बार बार लेके आ रहा है। सीड्स लेके आ रहा है, जी। हाइब्रिड अरुणिमा, सीड्स लेके आ रहा अरुणिमा जी, मैं उससे थोड़ा ट्रैक से अलग हो गया। मैं मॉडल बता रहा था अपना। है। हाँ जी, जी, तो तो ये उस मैं थोड़ा उस सा, जी, मुझे लगा कि उस मॉडल में ये है कि हाँ जी किसान को हर रोज पैसा आना चाहिए, हर रोज पैसा आना चाहिए, बिल्कुल और किसान को खर्च नहीं करना चाहिए। अगर वो अपने घर पर अपना एक गाय रखेगा, उस गाय से वो अपनी 15-20 बीघे की खेती को कर सकता है और अच्छे से कर सकता है। उसको कोई भी फर्टिलाइजर नहीं खरीदना, जो वो सबसे पहले फर्टिलाइजर खरीदता है। दूसरा, अभी क्या है, वो ट्रैक्टर लेके आता है सुबह किसी से किराए पर, किराए वाले आते हैं, उस ट्रैक्टर से अपने खेत को जोतता है। आजकल बहुत छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट आए हुए हैं, आपकी वेबसाइट पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है यंत्रों पर सब्सिडी। तो बहुत छोटे छोटे आपको हैंड टूल्स आ गए हैं, जिसमें हार्डली 1 HP 2 HP का एक इंजन लगा हुआ है। उससे आप अपने खेत को 10-15-20 बीघे को खूब अच्छे से कर सकते हैं। आपको केवल उसका पेट्रोल डीजल खरीदना है। उसके बाद आपको
घर पे अगर गाय है तो आपको दूध नहीं लेना है, उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता। इसके बाद आपको फर्टिलाइजर पे कोई नहीं देना। अगर आपने देसी फर्टिलाइजर यूज किया तो आपको पेस्टिसाइड नहीं लेना। इसके बाद आपने सोलर लगाना है तो आपको बिल नहीं देना, क्योंकि एक सोलर 25 साल तक चलेगा। इसके बाद आपने जो भी मतलब उसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो आप जिस इंस्ट्रूमेंट से आप अपने खेत को जोत रहे हैं उसी में एक छोटा सा ट्रॉली होता है, क्योंकि छोटे किसान है उससे वो अपना काम, बड़ा किसान है तो बड़ा ट्रैक्टर रखेगा, उसका चलेगा। तो उसको अभी क्या है, जैसे सीड्स, हर किसान जाता है सीड खरीदता है, सीड का बहुत पैसा लगता है, मतलब कंपनी जो उसको खूब लूटती है। वो कहती है ये ले जाओ, ये ऐसा होगा वो होगा, अगले साल वो बीज उगेगा नहीं। तो उसका जो बीज आया था उसकी कॉस्ट भी वो निकाल नहीं पाया। एक बड़ा अच्छा मॉडल है कि आप एक गांव में या 2 गांव में या किसी एक एफपीओ बना के आप सीड एक्सचेंज का आप मॉडल रख दें। मेरे पास एक सीड है, आपके पास एक सीड है, किसी के पास एक है, हमने वहां रख दिया, भाई किसी को जरूरत है 2 किलो यहाँ से ले जाए, 5 किलो वहां से ले जाए। तो एक्सचेंज जो बार्टर सिस्टम था वो आप करेंगे तो आपको सीड में कोई पैसा नहीं लगेगा, अच्छे से अच्छा सीड आप उसमें ले पाएंगे। तो इसके अलावा किसान को क्या करना चाहिए, जैसे एक छोटा ही किसान है, उसको 10 बकरी पालनी चाहिए। एक बकरी की कीमत भी 10, 15, 20 हजार रुपए होती है, जबकि वो उससे कुछ नहीं खाती, छोड़ दो वहीं खेत के आसपास खाती रहेगी, उसका कोई खर्च नहीं है, कोई उसको इंजेक्शन नहीं लगाने, कोई वो बीमार नहीं होती है, कुछ नहीं होती है। तो ऐसे 3-4 चीजें वो अपने उस पर रख सकता है अपने फार्म पर, जिससे उसको मतलब रेगुलर इनकम होगी। अब कुछ लोग हैं जो देसी बर्ड रखते हैं, मुर्गा जिसे बोलते हैं, देसी मुर्गा। तो अगर उसने 20, 30, 50 वो भी रख दिए तो उसको हर रोज उसका एग बिक जाएगा, बड़ा होने पे उसका वो चला जाएगा। और आजकल हर गांव से लोग अपने आप ले जाते हैं, जो छोटे ये हैं बिजनेस वाले, वो अपने आप ले जाते हैं, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। तो आपकी जो इनकम है वो हर रोज होनी चाहिए और खर्च जो है वो नहीं होना चाहिए। आप कोई चीज ऐसी ना करें कि आपको खरीदनी पड़े। युद्धवीर जी, मेरे मॉडल में जी आपने बहुत अच्छा एक मॉडल बनाया है, बहुत अच्छा मॉडल बताया है। इसमें मैं एक कड़ी जोड़ना चाहूंगा। एक हमारी स्कीम है, जी क्योंकि हम स्कीम पे चर्चा कर रहे थे, तो एक स्कीम है मेड पे पेड़ वाली, जिसमें जी यूपी सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, आप अगर पेड़ लगाते हैं मेड पर तो आपको वो सब्सिडी देती है। आपके वो जी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी आता है। तो हमने एक जी जी मॉडल बनाया है जो हम अपने किसानों के साथ करते हैं, मैं वो शेयर करता हूँ। अच्छा, ये मेड़ पे जो हमने पेड़ का मॉडल बनाया है वो ऐसा मॉडल बनाया है जहाँ पे हमने जितने भी देसी वैरायटी के पेड़ थे जी उनको लिया है, जो जी आज की तारीख में लुप्त हो रहे हैं। और ये ऐसे वैरायटी है जो मतलब अलग अलग सीजन में फल देते हैं और एक छोटा किसान इनको बेच सकता है, जैसे आंवला, बेल, जी पलाश का, आपका लीची का, सहजन का, आपका क्या कहते हैं अंजीर का पौधा, आपका साल का पौधा, इमली का पौधा। तो ये हमने बनाया है, और ये एक मॉडल हमने ऐसा बनाया है। अभी यहाँ पे कोई कह रहा था कि उन्होंने बैम्बू लगाया है विंड डायरेक्शन के बचने के लिए, तो हमने ये एक कैसा मॉडल बनाया था जहां आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, और आप ये फेंसिंग की तरह भी काम कर सकते हो, और इसको आप एज अ ऑल्टरनेटिव इनकम की तरह भी ले सकते हो। जी तो ये उसी कड़ी में मैं इसलिए जोड़ना चाह रहा था, क्योंकि हम गवर्नमेंट स्कीम की बात कर रहे थे, हम आय की बात कर रहे थे कि एक किसान के पास डेली से लेके मंथली लेके क्वार्टर लेके आपका 5 ईयर प्लान होता है। तो बैम्बू तो आपने 5 ईयर उसका एसआईपी दे दिया जी जी और जो बाकी चीजें जैसे गाय हो गई तो वो हमारी डेली इनकम हो गई गाय से, जी जी उसके दूध से, उसके दही से, उसके घी से। और बाकी जो अगर हम पेड़ अगर हम तरीके से लगाएं, एक सिम्बायोटिक क्रॉपिंग करें, तो उससे हम अपनी एक सीजनल मंथली इनकम बना सकते हैं, क्योंकि हर पेड़ अलग सीजन पे फल देगा। ठीक है। जी और इसी के तरीके से ये सारी स्कीम्स हमारे पास अवेलेबल हैं। आज आपने बहुत अच्छे से ये बताया हमें कि कौन कौन सी स्कीम ले सकते हैं। एक बहुत अच्छी चीज जो मुझे लगी, वो मैं रिपीट भी करना चाहूंगा कि फार्मर फार्मर की डेफिनेशन क्या है। और फार्मर, अगर आपके पास लैंड है तो आप अपना पंजीकरण जरूर कराएं, चाहे वो आप अर्बन जी स्पेस में रहते हो, चाहे आप रूरल स्पेस में रहते हो, चाहे आप गांव में हो, चाहे शहर में हो। अगर आप
किसान हैं तो आप अपना पंजीकरण कराएं, और उसके अंतर्गत जो भी सेवाएं सरकार आज दे रही है, इतना अच्छा सरकार ने इतना डिजिटल माध्यम से बनाया है सब कुछ, तो हम उसको अवेल करें और अपन हमारी सारी जितनी भी सर्विसेज जो हम ले सकते हैं, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, अपने पानी से रिलेटेड, सोलर से रिलेटेड, आपने बायोगैस का नहीं डाला इसमें, हम बायोगैस में भी सर्विसेज मिलती हैं। और मैं एक छोटी सी जी स्लाइड शेयर करना चाहूंगा, अगर आप कार्बन वाली वो करेंगे अरुणिमा, तो एक ये जो नया कॉन्सेप्ट है, आजकल हमारे सारे देश नेट जीरो के ऊपर काम कर रहे हैं, है ना, और वो उसका मतलब ये है कि हम हमारा जो कार्बन एमिशन है वो जीरो करें। अब कार्बन एमिशन क्यों होता है, देखिए हमारा पानी, अगर हम चावल की बात करें तो हम बहुत ज्यादा पानी यूज करते हैं, तो उसके ऊपर भी हमारी सरकार की सब्सिडी है, जिसमें हम ऐसी सस्टेनेबल फार्मिंग, ऐसे नेचुरल फार्मिंग के एसओपीज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने खेतों में। ऐसे जो सिस्टम है, ऐसी जो प्रक्रियाएं हैं, वो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने खेत में, जिससे आने वाले वक्त में हम उसके एक्सचेंज में जो वॉलेंट्री मार्केट है कार्बन की, उसमें उसको ट्रेड कर सकते हैं। उसके लिए पूरे मेजर सिस्टम बन रहे हैं आज की तारीख में, जहां किसान ये बता सकता है कि भाई जैसे मैंने मेड़ पे पेड़ लगाया, या मैंने जैसे अपना जो मैंने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए, है ना, मैंने पॉन्ड बनाया, तो इस वजह से मेरा कार्बन कितना बढ़ा, और उसको मैं जी ट्रेड कर सकता हूँ। और ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी है जो आ रही है, जिसके ऊपर काफी दिनों से काम चल रहा है, जो कि आप स्कीम पे ले जाइए। वो स्कीम जो है, इट्स अ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड कार्बन ट्रेडिंग स्कीम, जो कि इंडिविजुअल लेवल पे फार्मर अवेल कर सकता है। जी तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। एंड मैं इसी के साथ अरुणिमा को बोलूंगा कि हम ये समाप्त करते हैं, क्योंकि अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का भी कोई प्रश्न है इसमें तो। क्वेश्चन आया था कि सर युगवीर जी आपसे शायद पूछना चाह रहे थे कोई डेयरी फार्मिंग सब्सिडीज ईस्टर्न यूपी में जिनके बारे में आपको कोई नॉलेज हो, उसके बारे में अगर आप जानते हो। किसके लिए? डेयरी फार्मिंग डेयरी फार्मिंग। की सब्सिडी। डेयरी फार्मिंग में सब्सिडाइज लोन मिलता है। आप उसमें बैंक्स की स्कीम्स है, और डेयरी फार्मिंग में आपको सब्सिडाइज लोन मिलेगा, और वो आप उस पर किसी भी बैंक पर अप्लाई करके उसको ले सकते हैं। जी सर मैं आपका कांटेक्ट नंबर अगर आप शेयर कर देते एक बार सर, आपसे जी, बात। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं। जी जी प्लीज। अरुणिमा जी उसमें डला हुआ था? नहीं, नहीं था वो शायद। तो हमने टैग कर सकते हैं आपको ग्रुप में। हाँ, 96। आप बता भी दीजिए। जी, आप नोट कर जी लीजिए, जी या सर। अरुणिमा जी जी डाल सर। देती हैं उसमें। 9650992740। थैंक नाइन यू सर। सिक्स थैंक यू। 50992740। युद्धवीर सिंह। थैंक अभी यू मैं सर। थैंक यू। नोएडा में रहता हूँ, जी। लेकिन मैं जो ये मॉडल सब बना रहा हूँ, ये बागपत डिस्ट्रिक्ट में बना रहा हूँ। ओके सर। ओके ओके। हाँ जी। और आपका वेलकम है। आप कभी भी अगर आपको कुछ भी ये पूछना है, तो जहां तक कोशिश होगी मैं आपको ट्राई करूंगा। मतलब अगर मुझे नहीं भी पता होगा तो मैं कहीं ना कहीं से निकाल के रास्ते आपको बताऊंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। तो इसको समाप्त करते हैं युद्धवीर जी। अरुणिमा, लेट्स ट्राई। किसी का कोई क्वेश्चन आया है क्या? यस, लेट्स नहीं, लेट्स बहुत गो इंफॉर्मेटिव टू द सेशन रहा युगवीर जी आपके साथ में। और मुझे सबसे अच्छी जो चीज लगी इसमें ये लगी कि आखिरी में जो आपने बताया था ना कि 3 दिन के अंदर अप्लाई कीजिए और विद इन 7 डेज वो आके आपका पूरा सिस्टम लगा के जाएंगे। जी, मैंडेटरी है 3 डेज। मैंडेटरी है। जी और ये इससे आसान तरीका तो कोई हो नहीं सकता। जी बस ये है कि हम इसको जितने लोगों तक इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। जैसे ही हमारा ये यूट्यूब का अभी रेडी हो जाएगा सेशन, हम इसका एक लिंक भी भेजेंगे सभी लोगों को ग्रुप पे। जी तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने फार्मिंग के अगर अगर किसी ग्रुप्स पे हैं तो उस पे इसको ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि कोई बेनिफिट किसान उठाना चाहे तो वो उस बेनिफिट को उठा पाए।
है ना। जी और यूट्यूब के माध्यम से थोड़ा ये भी हो जाता है, आगे पीछे स्क्रीन को पॉज करके भी देख सकते हैं, वेबसाइट का नाम क्लियरली देख सकते हैं, और उसके स्टेप्स भी फिर कोई भी कर सकता है। जी। तो धन्यवाद युगवीर जी। आप एंड सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से इसको मैनेज किया है, और सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं वेलकम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मतलब कुछ क्वेश्चंस जो माइंड में थे वो सब लिए हैं, और आगे भी कुछ होंगे तो फोन पर बात कर पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। संचित जी, मैं भी एक बात थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। हाँ जी बोलिए। आप और अरुणिमा जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, इतना अच्छा इनिशिएटिव है आपका, और वाकई बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप सब धन्यवाद लोगों का धन्यवाद। प्रोत्साहन है। और मैं चाहूंगा संचित जी, अरुणिमा जी के मैं भी आपके साथ मतलब काम करें और आपके मिशन को आगे पहुंचाएं। धन्यवाद सर, हमारा धन्यवाद। सबका मिशन है, और आपकी तो ब्लेसिंग रहेंगी युगवीर जी, इतना आप एक्सपीरियंस है, और आपके अंदर जो चाह है अभी भी कि नहीं करना ही है, और सब कुछ कहीं ना कहीं से सोल्यूशन निकाल के लोगों को दे रहे हैं। जब लास्ट जी टाइम जी बात भी हो रही थी इस बारे में, तो आप बता रहे थे कि हम पहले गए और उसके बाद हमने इतना सरल तरीका निकाल लिया है कि आसपास के और फार्मर्स भी बहुत बेनिफिट किया है। तो जी। हमें तो आपसे प्रेरणा मिलती ही है, और साथ में बिल्कुल आगे काम करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग।